नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इसके पहले मैं बात किया था गरीबी के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आर्थिक विकास के बारे में। तो आइए पूरा डिटेल बताऊंगा कि आर्थिक विकास क्या है और ये कब से लोगों के या राष्ट्र के जहन में आया है। तो दोस्त, इसके पहले जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध 1945, जो आखिरी समय माना गया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, अगर उसके बाद पहले की बात करें तो आर्थिक विकास को नहीं लिया जाता था या आर्थिक विकास के बारे में कोई भी राष्ट्र नहीं सोचता था। क्यों नहीं सोचता था? क्योंकि जितने भी राष्ट्र थे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, वो स्वतंत्र नहीं थे, किसी न किसी देश के उपनिवेश देश थे। तो उपनिवेश देश रहने के कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विकास का बढ़ावा दिया जाने लगा। क्योंकि हम जब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जो महायुद्ध लड़ा गया था, उसके बीच कई सारे युद्ध लड़े गए थे। एक देश दूसरे देश से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उस समय लोगों के आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो शक्तियां उभर कर आए, तब लोगों के आर्थिक विकास के बारे में समझ में आए कि आर्थिक विकास क्यों जरूरी है। जब दो सुपर पावर सामने आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका और यूएसएसआर, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध थे। अब बाकी देश युद्ध के पश्चात जितने भी आर्थिक स्थितियां थी सब खो चुके थे। प्राकृतिक संसाधन उनके पास नष्ट हो चुके थे। कुछ बचाव था लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। प्राप्त मात्रा में सिर्फ अमेरिका के पास और यूएसएसआर के पास था। इसलिए उन्होंने आर्थिक वृद्धि विकास किया और उन्होंने सुपर पावर बना। और अभी भी अमेरिका सुपर पावर के श्रेणी में है। तो दोस्त, आर्थिक विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास अगर आर्थिक विकास नहीं रहेगा, हमारे पास संसाधन नहीं रहेगा, तो हमारे व्यक्तित्व या राष्ट्र के सम्मान या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आर्थिक विकास जरूरत है। तो आज की तुलना में अगर देखें आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास को दो श्रेणी से लिया जाता है। एक तो परंपरागत दृष्टि से अगर देखें आर्थिक विकास, तो उन परंपरागत में आर्थिक विकास व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय को देखा जाता है। यही अगर आधुनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से तुलना करता है। व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और देश में किस प्रकार कंपनियां चलाई जा रही है, संस्था चलाई जा रही है, जो भी संस्था चलाया जा रहा है किस प्रकार संचालित किया जाता है। अगर शिक्षा व्यवस्था चलाया जा रहा है तो सिर्फ नाम मात्र के लिए तो नहीं है कि परसेंटेज बेस पे भी है, कि शिक्षा योग्यता के ऊपर है। जो सरकार द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है उसमें योग्यता मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, आदि सभी चीज़ों का तुलना किया जाता है। गरीबी की तुलना किया जाता है कि भारत में कितना गरीबी रह गए वर्तमान में, अन्य देशों की तुलना में गरीबी का क्या स्तर है, लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है, घर है कि नहीं है। जिन चीज़ों का अगर हम नज़र उठा के देखें, उन चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि के लिए देखा जाता है, आर्थिक वृद्धि के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, ये रही आर्थिक वृद्धि विकास। आर्थिक वृद्धि विकास किन स्तरों पे? क्योंकि सभी राष्ट्र 1945 के बाद लगभग आज़ाद हुए हैं, तो कोई देश पिछड़ापन रह गया। जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर हम तुलना करें तो एक ही समय में आज़ाद हुआ है, और दोनों का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, आर्थिक वृद्धि में कमी रह गई है, लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक वृद्धि उच्च स्तर पर है। क्यों है? इसका निर्धारित करने वाला क्या कारक है? क्यों हमारा देश पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तरक्की की और पाकिस्तान एक समय में आज़ाद होने के बाद भी तरक्की नहीं कर पाए? इसके बारे में हम बात करेंगे। आर्थिक विकास निर्धारण तत्व में देखेंगे आर्थिक घटक और अनार्थिक घटक। आर्थिक घटक में हम देखेंगे प्राकृतिक साधन। दोस्त, हमारे यहाँ जो प्राकृतिक साधन है, जो प्रकृति से हमें निःशुल्क मिलता है, जैसे भूमि की वायुमंडल, मौसम, जल, इसके अलावा खनिज संसाधन अगर जिस देश में उपलब्ध है वो देश आर्थिक विकास ज़्यादा करेगी। पाकिस्तान की तुलना में हमारे पास खनिज भंडारण ज़्यादा थी, इसलिए हमारे आर्थिक विकास ज़्यादा हो रही है। हमारे पास प्राकृतिक भू क्षेत्र भी ज़्यादा है पाकिस्तान की तुलना में, इसलिए हमारा देश आर्थिक विकास ज़्यादा कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक साधन की अनुपस्थिति रहने के बाद भी कोई देश आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जीता जागता उदाहरण है जापान में 1945 में परमाणु बम हमला किया गया था। उनके पास हमारे
इतना जो भारत भूमि के पास संसाधन है उतना जापान के पास संसाधन नहीं है, लेकिन जापान हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों से उन्होंने आगे तरक्की की है, क्योंकि उन्होंने संसाधन को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, उपयोग करने से क्या बढ़ावा मिलता है, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो संसाधन को सही ढंग से उपयोग करना ही प्राकृतिक संसाधन को उपयोग कर रहे हैं तो देश आर्थिक वृद्धि होगा। दूसरा है मानवीय साधन। मानवीय साधन यानी श्रम साधन। अगर देश में कुशल कारीगर हैं, कुशल कारीगर और श्रम शक्ति ज़्यादा है तो देश आर्थिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है तो श्रम शक्ति आवश्यक है। पूंजी संचयन। प्राकृतिक साधन रहने के बाद हमें पूंजी संचयन जरूरी है। जैसे हमारे पास लोहा का अयस्क है, कच्चा पदार्थ है, तो उसके लिए हमें एक औद्योगिक उपकरण चाहिए, उसको आकार देने के लिए उसके लिए एक कंपनी चाहिए, कंपनी को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, उसमें तकनीकी व्यवस्था चाहिए, इसके लिए पूंजी चाहिए, पूंजी हमें जमा करना चाहिए। साहसी उद्यमशीलता। अगर हमारे देश में प्राकृतिक साधन भी है, मानवीय साधन भी है, पूंजी संचयन और तकनीकी अगर विकास भी है, नए नए टेक्नोलॉजी हमारे देश के पास उपलब्ध है, लेकिन कोई साहसी उद्यमशीलता, अगर कोई कंपनी अगर चलाना ही नहीं चाहेगा तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। साहसी उद्यमशीलता को विद्वानों ने कहा है कि वो जहाज का जो कैप्टन रहता है, कैप्टन की तरह होता है। अनेक झोंका, हवाओं की लहरों, पानी की लहरें आती हैं, लेकिन फिर भी उस लहरों को पार करती है नौका, वो कैप्टन के माध्यम से। तो साहसी उद्यमशीलता को कैप्टन का दर्जा दिया गया है कि अगर एक कैप्टन अच्छा रहेगा तो जहाज को पार लगा सकता है। उसी प्रकार अगर देश में उद्यमशीलता रहेंगे तो देश तरक्की में जाएंगे। बजट का आकार, बाजार का आकार देश में अगर जो चीज उत्पादन हो रहा है, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, वो अगर बाजार विस्तृत हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बाजार हो तो देश तरक्की कर सकती है, आर्थिक विकास कर सकती है। पूंजी का उत्पादन। अगर पूंजी का उत्पादन किया जाए, पूंजी का संचय, नए नए टेक्नोलॉजी जो औद्योगिक मशीन है उसका उत्पादन किया जाए अपने ही देश में, तो आर्थिक विकास करने में देरी नहीं लगती है, जो कि भारत धीरे धीरे पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत अच्छा कर रही है। अब देखेंगे आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक जो समाज के लोग हैं, अगर समाज के लोग में जागरूकता रहेगी, वो चाहेंगे कुछ करना, उसमें उनमें आलसपन नहीं रहेगा, उनमें एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, या एक देश की दूसरी देश के से बढ़ने की इच्छा रहेगी, तो समाज आगे बढ़ता है, आर्थिक विकास होता है। अगर हम प्रयास ही ना करें तो हमें कैसे कोई चीज प्राप्त होगा। कोई चीज प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तो लोगों में प्रयास करने के लिए जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए। संस्थागत घटक वो घटक है, जैसे हमारे देश में जातिगत व्यवस्था चलती है या धर्म व्यवस्था चलती है, तो संस्थागत घटक जाति जो व्यवस्था है वो एक समय के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जो कार्य का विभाजन होता है वो जातिगत व्यवस्था अच्छा होता है। जैसे लोहे का काम लोहार करता है, कपड़े का काम दर्जी करता है, अन्य जाति अपने अपने जात के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, लोगों की दया भावना है। जो अगर नीचा काम करता है उसको हम नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन काम खराब नहीं होता, काम को हमेशा ऊपर दृष्टि से देखना चाहिए। जो ऊंचे पद पे ऊंचे जाति के लोग थे वो नीचे जाति को सम्मान करना छोड़ दिए, इसलिए भारत में जो संस्थागत आर्थिक विकास चल रहा था वो धीरे धीरे मंदी की अवस्था में आने लगे, लोगों को नफरत बनने लगी। तो ये धीरे धीरे हमारे जो सामाजिक घटक, संस्थागत घटक है, उसमें बुराइयां आने लगी, अच्छाइयां की जगह बुराइयां आने लगी, तो हमारे देश की जो आर्थिक विकास प्रभावित होने लगा। सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक में जो हमारे देश में जो पुराना सांस्कृतिक माना जाता है, रूढ़िवादी माना जाता है, रूढ़िवादी को अगर छोड़ के हम नए टेक्नोलॉजी की ओर जाए तो आर्थिक विकास प्रगति में जाता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की ओर नहीं जाते हैं, टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी चला तो सही है, नहीं चला तो बंद हो जाएगा, इसलिए हम पुरानी रूढ़िवादी को आगे बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम कोई भी देश आर्थिक विकास में वृद्धि में कमी होती है। धार्मिक घटक। कोई भी राष्ट्र अगर धर्म के आधार पर अगर
देश को चलाया जाए। तो धर्म के आधार पे एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना होती है। काम करते समय नफरत की दृष्टि से देखते हैं, समानता का भावना नहीं होती। अगर एक दूसरे कंपनी में हम काम कर रहे हैं और दो विशेष जाति के हैं, अगर हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हम कुशल कारीगर हैं, तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वही चीज हम दोनों की समझौता से चलते तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, हमारी आर्थिक वृद्धि आगे बढ़ेगी। राजनीतिक घटक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश को जिस ओर चलाया जाए उसी ओर चलता है। अगर हमारे जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था अगर अच्छे ढंग से चलाया जाए, अगर जो राजनेता रहेंगे वो देश को आर्थिक विकास देना चाहेंगे, तो आर्थिक विकास प्रवृत्ति क्या हो जाएगी। अगर नहीं देश को विकास चाहेंगे, वो अपना विकास चाहेंगे, तो आर्थिक वृद्धि में मंदी आती है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, ये दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजनीतिक घटक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां। क्योंकि राजनीतिक देश को चलाता है और अंतरराष्ट्रीय हमारे जो अन्य देशों से आर्थिक विकास के लिए जरूरत रहता है। अगर हमारा संबंध अच्छा रहता है तो कोई भी वस्तु इजीली मिल जाता है। अगर संबंध अच्छा नहीं है तो हम एक वस्तु के कारण हमारे देश में आर्थिक विकास नहीं हो पाती है। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, अगर हम अमेरिका रूस का अगर नहीं समर्थन प्राप्त होगा, हमारा संबंध अच्छा नहीं रहेगा, तो हम टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए वो देश आगे है, अगर उनसे हमारा संबंध अच्छा रहेगा तो हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। और प्राकृतिक संसाधन का एक निश्चित क्रमानुसार जिसका जितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है उतना आर्थिक विकास हो सकता है। इतने कहकर मैं दोस्तों आज की वीडियो में इतने बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे कि जो मैं कमियां जो मतलब बताने से गलतियां होती है वो गलतियां बताएं, तो मैं उस गलतियां को सुधारने का प्रयास करूंगा। और आपको जो बेसिक जरूरत चाहिए इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में, जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए वो कमेंट करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।